जी वेलकम बैक टू द चैनल कमांडर एडमी। जाना नहीं रहे कहीं, ठीक है। ध्यान से देखना इस कॉन्सेप्ट को, जितने भी लोग यहाँ पे जुड़ चुके हैं। अब ये है कि मैंने जो पिछला डील किया था पिछले चैप्टर में, दैट इज़ कलेक्टिव नाउन। ठीक है, कलेक्टिव नाउन क्या होता है मैंने सब कुछ बता दिया था, किस किस तरीके से यूज़ करते हैं, कैसे कैसे यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल बहुत सारी चीज़ें एग्जांपल के साथ मैंने करवा दी थी। अब जो बात आ जाती है कि उसका किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, उसके रिस्पेक्टिव में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है ना। सेंटेंस के अंदर किस तरीके से कलेक्टिव नाउन के क्वेश्चन वो पूछ सकता है घुमा फिरा करके, उसमें टेंस की गलती भी हो सकती है। कलेक्टिव नाउन को मैंने भी बता दिया था कि वो एक सिंगुलर ट्रीट होता है किसी भी सब्जेक्ट में, ठीक है। सिंगुलर ट्रीट होने के बाद फिर कलेक्टिव नाउन डिफरेंट डिफरेंट इंसेक्ट्स, डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स, डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स, डिफरेंट डिफरेंट पीपल्स, इनके ग्रुप को क्या कहा जाता है कलेक्टिवली। तो डिफरेंट नेमिंग हमने की थी, ठीक है। जैसे रॉबर्ट्स के ग्रुप को हमने गैंग कहा था, है ना। डियर के ग्रुप को हर्ड कह दिया था, है ना। इस तरीके से अलग अलग हमारे पास मैंने डिस्कस किए थे। अब ये जो टॉपिक मैं डिस्कस करने वाला हूँ आज, दैट इज गोइंग टू बी नाउन बेसिक टू एडवांस कॉन्सेप्ट विद वोकेबलरी। आज हम थोड़ा सा इसमें एमलगमेशन करेंगे वोकेबलरी का। एमलगमेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एमलगमेशन, मतलब मिक्सचर करेंगे, है ना। मिक्सिंग करेंगे इसमें किस चीज़ की, वोकेबलरी की। थोड़ा बहुत कुछ एडवांस वोकेबलरी जो किसी भी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होती है, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने जैसे स्क्रीन के ऊपर ये है। चलिए जी, 1 मिनट, 1 मिनट। चलिए, यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, और ध्यान से पढ़ने के बाद हमें यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर करना है, किस तरीके से हम इसको आंसर कर सकते हैं। देखो, इसमें पहला ये ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो और अपना अपना आंसर करो। देखो, आई हैव स्ट्रॉन्ग प्रोपेंसिटी, क्या बोल रहा है, आई हैव स्ट्रॉन्ग प्रोपेंसिटी टू विजिटिंग न्यू प्लेसेस whenever I go to my village I came across या फिर I come across with a herd of sheep। ठीक है ना, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन है। अभी तक हमने छोटे छोटे क्वेश्चंस डील किए थे, अब थोड़ा सा बड़ा और लेंथी क्वेश्चन में लेके आया हूँ। जैसे कोई बड़े एग्जामिनेशन की तैयारी अगर आप कर रहे हो, तो उसमें इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। लेकिन मेरे जो क्वेश्चंस होंगे उसमें आपको एक से ज़्यादा यानी कि गलतियाँ आपको ढूंढने को मिल सकती हैं, ठीक है। एक से ज़्यादा एरर इसमें हो सकते हैं, तो आपको ग्रामेटिकली पूरा साउंड होना पड़ेगा इन क्वेश्चंस को करने के लिए, ठीक है। सबसे पहले आ जाओ यहाँ पे, क्या बोल रहा है, आई हैव स्ट्रॉन्ग प्रोपेंसिटी, मेरे पास है, क्या है, एक स्ट्रॉन्ग प्रोपेंसिटी है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोपेंसिटी है, प्रोपेंसिटी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोपेंसिटी। प्रोपेंसिटी का मतलब होता है रे नालायक, प्रोपेंसिटी का मीनिंग होता है क्या, स्ट्रॉन्ग लाइकनेस। क्या है, स्ट्रॉन्ग लाइकनेस, ठीक है। स्ट्रॉन्ग लाइकनेस मतलब कि बहुत ज्यादा झुकाव उस चीज के लिए है। किस चीज के लिए है, आई हैव स्ट्रॉन्ग प्रोपेंसिटी टू विजिटिंग। अब यहां पे जरा ध्यान से देखो रे, यहां पे जरा ध्यान से देखना, इसने टू का यूज किया है, प्रीपोजिशन टू का यूज किया है, लेकिन यहां पे इसके तुरंत बाद इसने क्या यूज किया है, वर्ब का यूज कर दिया। अब टू के बाद जब भी वर्ब का यूज होगा, तो हम हमेशा टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, आईएनजी फॉर्म का। क्लियर है, समझ में आ रही बात। यहाँ पे एक गलती पहले ही पकड़ ली आपने, टू के बाद विजिट आएगा, क्या आएगा यहाँ पे, टू विजिट। समझ में आ रही बात। तो ये हो जाएगा, आई हैव स्ट्रॉन्ग प्रोपेंसिटी, मेरे पास स्ट्रॉन्ग प्रोपेंसिटी है, लाइकनेस है, टू विजिट न्यू प्लेसेस। किस चीज की, न्यू प्लेसेस को विजिट करने की, टू विजिट न्यू प्लेसेस वेन एवर आई गो टू माई विलेज, जब कभी भी मैं अपने विलेज को जाता हूं, गो टू माई विलेज, आई कम अक्रॉस विद अ हर्ड ऑफ शीप। ओ हो, रुक 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 रुक, यहां पे देख ध्यान से। इसने बोला जब कभी भी आई गो, प्रेजेंट डेफिनिट टेंस, मैं जाता हूं कहां, टू माई विलेज, अपने विलेज को, अपने गांव की तरफ जाते होंगे बहुत सारे लोग, आप में से बहुत सारे लोग जाते होंगे। आई कम अक्रॉस, प्रेजेंट, मुझे क्या, कम अक्रॉस, यहां पे इसको जरा सा ध्यान दो भाई, इसे कम अक्रॉस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कम अक्रॉस। एक ही क्वेश्चन में आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिल रही हैं, तो वीडियो स्किप करने का कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है। बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी इधर से उधर से, बहुत सारी इधर उधर की बातें होती हैं। कहीं पे क्या होता है कि 4 ऑप्शन होते हैं, चल दिए जी सॉल्व करके। लेकिन यहाँ पे आपको एक ही क्वेश्चन के अंदर बहुत सारे ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, वोकेबलरी, सारी कुछ चीजें मिल रही हैं, तो स्टिक टू द वीडियो।
एट द एंड, लास्ट तक, टिल द एंड स्टिक टू द वीडियो प्लीज। देखो यहां पे इसने यूज किया कम अक्रॉस का, ठीक है। जब भी मैं बात करूंगा इस तरीके के वर्ड्स, इस तरह के फ्रेजेस आपको देखने को मिल जाए तो इनको बोला जाता है फ्रेजल वर्ब्स। क्या बोला जाता है? फ्रेजल वर्ब्स। यहां पे जो कम है ना, कम बच्चे, कम क्या होता है? वर्ब होती है। पढ़ाया था आप लोगों को, कम क्या होती है? वर्ब है, सिंपल है ना, फर्स्ट फॉर्म। अब ये अक्रॉस की बात कर रहा है। अक्रॉस क्या होता है? प्रीपोजिशन। क्या होता है? प्रीपोजिशन, ठीक है। ओ हो, ध्यान दो। जब भी किसी वर्ब के पीछे हम प्रीपोजिशन को ऐड कर देते हैं तो वो वर्ब नहीं रह जाती। कौन सी वर्ब बन जाती है? फ्रेजल वर्ब बन जाती है। और फ्रेजल वर्ब का एक अलग ही नियम होता है कि जो ये कम है ना, कम जो ये अपना एक्चुअल मीनिंग लेके बैठा हुआ है, कम मतलब क्या होता है? आना, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैंने प्रीपोजिशन इसमें ऐड कर दिया तो ये फ्रेजल वर्ब बन गई और इसने अपना टोटल मीनिंग क्या कर देना है? अब चेंज कर देना है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कम अक्रॉस? तो कम अक्रॉस का मीनिंग केवल आना नहीं रह जाएगा। कम अक्रॉस का मीनिंग होता है इत्तेफाक से किसी से मिल जाना, ठीक है ना। तो उसे बोलते हैं मेट बाय चांस। क्या बोलते हैं? मेट बाय चांस, ठीक है। तो ये मैं मिलता हूं अचानक से, मेट बाय चांस, मैं मिल जाता हूं किससे? विद अ हर्ड ऑफ शीप। ओहो, फिर से रुक जाओ। अब जो चीज है ना, अब जो बेसिक चीज है जो मैंने पढ़ाई थी उसकी गलती यहां पे आया है कि इसने बोला अ, ए और एन आर्टिकल यूज हो गया सर। हर्ड क्या होता है? कलेक्टिव नाउन होता है। उसके बाद ऑफ का यूज करते हैं स्ट्रक्चर के अनुसार। मैंने पढ़ाया था पिछली क्लास में। पिछली क्लास को अगर देख लो तुम आराम से तो आपको पता लग जाएगा। और यहाँ पे क्या लिख दिया इसने? शीप। मैंने बोला था इंसेक्ट्स, ठीक है। जितने भी सारे बर्ड्स होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, जितने भी सारे पालतू पशु वगैरह, जितनी भी सारी वेराइटीज होती हैं, उनके ग्रुप को कलेक्टिवली डिफरेंट डिफरेंट नेमिंग कर रखी है। तो यहाँ पे सीप के जो ग्रुप को कहा जाता है ना, वो हर्ड नहीं कहा जाता। क्या कहा जाता है? हर्ड नहीं कहा जाता। तो क्या कहा जाता है? देखना, शीप के ग्रुप को, शीप के ग्रुप को क्या कहा जाता है? फ्लॉक कहा जाता है। FLOCK, फ्लॉक। सीप के ग्रुप को, गोट्स के ग्रुप को भी, GOATS, गोट्स के ग्रुप को भी क्या कहा जाता है? फ्लॉक कहा जाता है। क्लियर है? इतनी बात बिल्कुल समझ में आनी चाहिए। तो आपका ध्यान केवल एक चीज में कंसंट्रेट नहीं कर रहा हूं, आपका ध्यान पूरे पूरे सेंटेंस में कंसंट्रेट किया जा रहा है। किसी बड़े एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, चाहे छोटे एग्जामिनेशन की तैयारी हो, बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, छोटे क्वेश्चन छोटे एग्जामिनेशन में किस तरीके से आएगा? बस आई हैव स्ट्रॉन्ग प्रोपेंसिटी टू विजिटिंग न्यू प्लेसेस, यहां पे फुल स्टॉप मार के आ जाएगा। बस इतना सा क्वेश्चन है। क्या कर दोगे यहाँ पे? टू विजिट इज गोइंग टू द राइट आंसर। लेकिन बड़े एग्जामिनेशन में ये पूरा सही कर देगा, यहाँ पे इतनी छोटी सी गलती आपको लेके रख देगा कलेक्टिव नाउन की, या फिर ये पूरा सही लिख देगा, एक 2+ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का कॉन्सेप्ट वो पूछ देगा। ठीक है, तो इस तरीके से छोटे छोटे ट्रिक्स आपको पकड़ने होंगे। इसलिए एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे हर्ड ना होकर के क्या हो जाएगा फिर? कम अक्रॉस विद अ फ्लोक ऑफ शीप इज गोइंग टू द राइट आंसर। तो पूरा सेंटेंस किस तरीके से बन गया? ये पूरा सेंटेंस कुछ इस तरीके से बना है। हर्ड, अब ये मैं पूछ रहा हूं तुमसे, मैंने परसों पढ़ाया भी था आपको, हर्ड जो होता है पिछली क्लास में पढ़ाया था। हर्ड जो होता है वो किसके ग्रुप को कहा जाता है? एलिफेंट के ग्रुप को कहा जाता है, डियर के ग्रुप को कहा जाता है, और कैटल के ग्रुप को भी कहा जाता है। ठीक है, कैटल के ग्रुप को भी कहा जाता है। अब ध्यान से देखो, परसों मैंने आप लोगों को एक और चीज पढ़ाई थी कि जो कैटल होता है ना, कैटल, इसका प्लूरल फॉर्म भी क्या होता है? कैटल ही होता है। और ये सीप होता है ना, सीप, जैसे मैंने यहाँ पे गोट्स लिखा तो कई बच्चे बोल रहे हैं यहाँ पे सीप्स क्यों नहीं हुआ सर? अरे सीप्स का प्लूरल फॉर्म भी क्या ही होता है? शीप ही होता है। इसलिए यहाँ पे सीप इज राइट। ये बिल्कुल शीप राइट है। यहाँ पे एस मत लगा देना गलती से भी, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसका प्लूरल फॉर्म भी वही होता है जो उसको सिंगुलर फॉर्म होता है। समझ में आई? तो ये पूरा क्वेश्चन किस तरीके से बन गया है? आई हैव स्ट्रॉन्ग प्रोपेंसिटी टू विजिट न्यू प्लेसेस, व्हेनेवर आई गो टू माय विलेज आई कम अक्रॉस विद अ फ्लोक ऑफ शीप इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन चले, लगा तरीका। ठीक है, एक ही क्वेश्चन के अंदर आपने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, यस, चलिए इसको करके दिखाइए फटाफट से, फटाफट से, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। मुझे क्लीन करना पड़ेगा, सॉरी फॉर दैट। चलिए, ये बोल रहा है व्हेनेवर अ ट्रूप ऑफ डांसर। अब गलती नहीं होनी चाहिए रे।
जो पढ़ने के लिए आया है यहाँ पे, अब गलती नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे देख क्या बोल रहा है, वेन एवर अ ट्रूप ऑफ डांसर, जैसे ही तेरी नजर यहाँ पे पड़ी रे, ट्रूप, तुम्हारे दिमाग में क्लिक कर जाना चाहिए कि सर ये क्या हो सकता है, कलेक्टिव नाउन हो सकता है। जी सर, ट्रूप क्या होता है, कलेक्टिव नाउन होता है, पिछली क्लास में पढ़ा था। उसके बाद हम ऑफ का यूज करते हैं, बिल्कुल करते हैं। उसके बाद इसने क्या बोल दिया, डांसर बोल दिया। अब मुझे एक बात बताओ कि ये डांसर का यूज कर रहा है, ठीक है, और जब भी मैं बोलूं कि मुझे कलेक्टिव नाउन के फॉर्मेट में जाना है अगर, तो लास्ट में हम क्या यूज किया करते थे, प्लूरल काउंटेबल नाउन। तो डांसर का प्लूरल क्या हो जाएगा रे, डांसर्स। तो यहां पे प्लूरल काउंटेबल नाउन क्या यूज होगा, डांसर्स। एस लगेगा, पहली बात तो क्लियर है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन का यूज नहीं होता। वो कैटल और शीप का एग्जांपल छोड़ दो कि वहां पे एस इसलिए नहीं लग रहा था क्योंकि उनका प्लूरल ही शीप का सीपी होता है, कैटल का कैटल ही होता है, ठीक है, समझ में आ रही बात। अब यहां पे मैं डांसर की बात कर रहा हूं, तो डांसर तो एक डांसर हो सकता है और बहुत सारे डांसर को क्या बोलेंगे, डांसर्स तो ही बोलेंगे। तो एस लगाना जरूरी है, प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज किया। लेकिन मुझे एक बात बताओ, डांसर्स के ग्रुप को कलेक्टिवली क्या कहा जाता है, क्या उसे ट्रूप बोला था मैंने, उसे क्या बोला था, ट्रूप, TROUPE, समझ में आ रही बात, उसे क्या बोला जाता है, ट्रूप बोला जाता है। ये वाली स्पेलिंग मत लिख के आ जाना भाई, मैं पहले ही बता रहा हूँ, चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के, ये गलत हो जाएगा। Whenever a troop of dancers visit an exotic, ओहो, इस तरीके के वर्ड्स आपको एंटोनिम सिनोनिम में आ सकते हैं, इसलिए मैंने ये वर्ड्स यहां पे डाले हैं। एक्सोटिक, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सोटिक, बताइए। एक्सोटिक प्लेस क्या होता है, व्हेनेवर ट्रूप ऑफ डांसर विजिट एन एक्सोटिक, एक्सोटिक मतलब होता है बहुत ही विचित्र टाइप का प्लेस, दे अडॉप्ट द नेटिव, या फिर आप इसे फॉरेन भी बोल सकते हो, जहां पहले ये ट्रूप ऑफ डांसर कभी गए ही नहीं होंगे, उनके लिए बिल्कुल नई चीज होगी, उसे बोलते हैं एक्सोटिक, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, दे अडॉप्ट द नेटिव कल्चर फर्स्ट, वो वहां के नेटिव कल्चर को क्या करते हैं, अडॉप्ट करते हैं, दे अडॉप्ट, बिल्कुल सही है, प्रेजेंट डेफिनेट टेंस, इसमें कोई गलती नहीं है। गलती यहाँ पे केवल कलेक्टिव नाउन की थी, क्या थी कलेक्टिव नाउन की, यहाँ पे TROUPE आएगा ट्रूप की जगह, और यहाँ पे डांसर की जगह डांसर्स हो जाएगा, ठीक है। एक्सोटिक का मीनिंग मैंने आपको बता ही दिया है, दिस इज गोइंग टू बी द राइट आंसर, ठीक। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन में चले जरा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, सी गॉट अमेज्ड, वो आश्चर्यचकित हो गई, कब, व्हेन अ फ्लीट ऑफ बर्ड्स हैड गॉन ओवर, हैज हैड, गलती हो गई टाइपिंग में, यहां पे क्या होगा, चलो मुझे खुद ही बता दो आप लोग। जब भी मैं अगर किसके बारे में बात करूं, सब्जेक्ट कौन है रे, हमारा सब्जेक्ट है सी, तो हैड गॉन ओवर, किसके हेड, उसके हेड के लिए मैं क्या यूज करूंगा, सी के लिए हिज का यूज करूंगा या फिर हर का यूज करूंगा, प्रोनाउन किसका यूज होगा, सी के लिए हर का यूज होगा। एक गलती तो यहां पे पकड़ी आपने, सी गॉट अमेज्ड, वो अमेज्ड हो गई, व्हेन अ फ्लीट ऑफ बर्ड्स, ठीक है जी। अगेन इस कॉन्टेक्स्ट को देखो जरा, इस फ्रेज को देखो, अ फ्लीट ऑफ बर्ड्स बोला ना, चलिए एन आर्टिकल आ गया है, कलेक्टिव नाउन आ चुका है, ऑफ आ चुका है, और प्लूरल काउंटेबल नाउन भी आ चुका है, लेकिन प्लूरल काउंटेबल नाउन क्या आया है, बर्ड्स। और अभी अभी मैंने बताया बर्ड्स के ग्रुप को फ्लीट नहीं कहा जाता, फ्लीट की जगह क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है रे, फ्लॉक, क्या कहा जाता है, फ्लॉक। तो आंसर क्या चला जाएगा, सी गॉट अमेज्ड व्हेन अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स हैड गॉन ओवर हर हेड इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। अगर इसने यहाँ पे फ्लीट का यूज किया है, तो आप मुझे बताइए कि फ्लीट जो होता है वो किसके ग्रुप को कहते हैं, फ्लीट कहते हैं शिप्स के ग्रुप को, ठीक है। पुरानी क्लास याद करो, जितने भी सारे जो बड़े बड़े समुद्र के जहाज होते हैं, अगर वो एक जत्थे में जा रहे हैं, सारे के सारे मूव ऑन कर रहे हैं, ठीक है, मूविंग कर रहे हैं, सेलिंग कर रहे हैं, तो उनको कहा जाता है फ्लीट, शिप्स के ग्रुप को। अगर मैंने कहा BOATS, छोटी छोटी बोट्स हैं, नाव है, ठीक है, अगर वो जत्था थोड़ा कम है, बड़े बड़े जहाजों का या छोटी छोटी बोट्स का जत्था थोड़ा कम है, कम मात्रा में है, तो उस छोटे अमाउंट को हम बोलते हैं फ्लोटिला, क्या बोलते हैं, फ्लोटिला, ठीक है ना, उस केस में इसको कहा जाएगा फ्लोटिला। फिलहाल के लिए ये ध्यान रखो, या तो मैंने फ्लीट का कॉन्सेप्ट खोल के बताया है, लेकिन ये ध्यान रखना बर्ड्स के ग्रुप को क्या कहा जाता है, फ्लॉक कहा जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा,
She got amazed when a flock of birds had gone over her head is going to be the right answer. Clear? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। देखो भाई, इसी तरीके से अगर आप पढ़ते रहोगे ना, तो एक ही क्वेश्चन के अंदर आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिल रही है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, किसी भी एग्जामिनेशन की अगर आप तैयारी कर रहे हो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि चार ऑप्शन बता के आप फटक से आगे निकल गए। हर मेरा तरीका ये होता है कि हर एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से एलिब्रेट करना। ठीक है, जिस तरीके से आप अगर हर एक चीज़ को एलिब्रेट करके पढ़ोगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ता चला जाता है। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि बुक्स में भी जनरली आपको ये देखने को मिलेगा कि ए बी सी डी चार ऑप्शन है, आपने एक ट्रिक याद कर रखी है, बी में आंसर, चलो आगे। ठीक है, लेकिन अगर आपको अंडरस्टैंडिंग पावर बढ़ानी है तो यू विल हैव टू जस्ट फोकस ऑन दीज टाइप ऑफ डेप्थ नॉलेज। ठीक है, कोरिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है ग्रामर में। इंग्लिश ग्रामर की अगर मैं बात करूँ, इंग्लिश लैंग्वेज की अगर बात करूँ, कई लोग पढ़ ही नहीं पाते, कई लोगों को पता ही नहीं है फ्रेजल वर्ब क्या होता है, कई लोगों को पता ही नहीं है ये कंजक्शन क्या होता है, कैसे यूज़ होता है, कई लोगों को ये नहीं पता कि कलेक्टिव नाउन का यूज़ कैसे होता है। ठीक है, अब कई सारे नए बच्चे जुड़ रहे होंगे तो बोलेंगे यार चल क्या रहा है, चल इसलिए पता नहीं लग पा रहा होगा क्योंकि आपने प्रीवियस जो लेक्चर है वो देखा नहीं। अगर आप उसको बहुत अच्छे तरीके से देखोगे तो तुम्हें पता लग जाएगा कि कलेक्टिव नाउन का स्ट्रक्चर क्या होता है, कलेक्टिव नाउन क्यों यूज करते हैं, कहाँ यूज करते हैं, सिंगुलर ट्रीट करते हैं या प्लूरल ट्रीट करते हैं, ये सारी की सारी चीजें आपको पता लग जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है? व्हेन द पुलिस एंटर्ड, जब पुलिस एंटर हुई, व्हेन द पुलिस एंटर्ड स्वीट ऑफ रूम्स, इन द स्वीट ऑफ रूम्स होगा, इन अ स्वीट ऑफ, अच्छा, very nice. When the police entered suite of rooms, they saw a suit of furniture, a heap of sticks, a sheaf of flowers. ओहो हो, इसने पूरी की पूरी जो बाल की खाल है वो उधेड़ के रख दी है आप लोगों के सामने। ठीक है, अगर आप लोग इस क्वेश्चन को कर ले जाओगे ना, तो इसका मतलब आप कलेक्टिव नाउन को बहुत अच्छे तरीके से जान चुके हो, समझ चुके हो। ठीक है, चलिए भाई, अगर मैं इस क्वेश्चन को करने के लिए आऊँ, कंप्यूटर मास्टर जी इसे हटा दीजिए, बार बार मत लेके आइए प्लीज़, हमें लिखना पड़ता है, बच्चों को समझाना पड़ता है। चलो भाई बच्चों, ध्यान से जरा फोकस करके। ठीक है, एक एक चीज इंपॉर्टेंट है, छोड़ा तो फिर गया मामला, एक भी बच्चा छूटा तो भारत का पोलियो मुक्त सपना टूटा। व्हेन द पुलिस, जब पुलिस एंटर्ड, एंटर्ड यानी कि कौन सा टेंस? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब ये ध्यान देना, जब भी एंटर का सेंस जाएगा प्रवेश करने में, किसी के अंदर जाने में, कमरे के अंदर जा सकता है, किसी बिल्डिंग के अंदर जा सकता है, किसी स्कूल के अंदर जा सकता है। ठीक है, अगर किसी के अंदर जा रहा है तो अंदर के सेंस में वहां पे मैं एंटर के साथ इन या फिर इनटू का यूज नहीं करूंगा, गलत हो जाएगा ये। अगर मैं बोलूंगा सी इज एंटरिंग इनटू द रूम, सी इज एंटरिंग इनटू द रूम, तो वो गलत हो जाएगा। एंटर इनटू नहीं होता है, एंटर का अपने आप में ही मीनिंग होता है क्या? कम इनटू। क्या होता है? कम इनटू। ठीक है, लगभग लगभग ये सिमिलैरिटीज होती कि एंटर अपने अंदर ही छुपा के रहता है क्या? इनटू, तो इनटू लगाने की जरूरत ही नहीं है इसके बाद, या फिर इन लगाने की जरूरत नहीं है। किसी को बोला जाएगा कम इन, यस उसमें बोला जा सकता है सी केम इनटू माय हाउस, वो मैं घर के अंदर आई, लेकिन सी एंटर्ड इनटू माय हाउस वो गलत हो जाएगा। एंटर के साथ कभी भी इनटू नहीं लगाया, इसने दिमाग का खेल खेला है भाई, ये बहुत तगड़ा दिमागदार बंदा है। व्हेन द पुलिस एंटर्ड, अच्छा, अगर ये बोल रहा है व्हेन द पुलिस एंटर्ड कहां? स्वीट ऑफ रूम्स, स्वीट ऑफ रूम्स। अब ये रूम्स है ना, रूम्स, रूम्स के ग्रुप को कलेक्टिवली का क्या कहा जाता है? क्या इस रूम के ग्रुप को कलेक्टिवली ये वाला स्वीट कहा जाता है, या फिर ये वाला स्वीट कहा जाता है, या फिर इसी के मिलते जुलता ये वाला सूट कहा जाता है? इन तीनों में से कोई एक ऑप्शन होगा। आपके एग्जामिनेशन में कल के दिन छोटा एग्जामिनेशन होगा, छोटा क्वेश्चन होगा, छोटा क्वेश्चन इसी तरीके से होगा, चार ऑप्शन बता देगा, लास्ट वाला नॉन ऑफ दीज, बताइए कौन सा आंसर जाएगा। जिसने रट रखा होगा, लर्न किया होगा, वो आसानी से कर देगा, लेकिन बड़े एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए आपको पता होना चाहिए पूरा का पूरा। एंटर्ड के साथ साहब एंटू नहीं लगता, बिल्कुल नहीं लगा रखा जी। स्वीट ऑफ रूम्स, जब भी हम रूम्स के बारे में बात करेंगे, एक ही जैसे दिखाई देने वाले रूम्स का जो सेट होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है SUITE, स्वीट, पढ़ा इसे स्वीट ही जाता है।
ये स्वीट मतलब मीठा होता है रे, ठीक है, ये मीठा नहीं, ये गलत हो जाएगा। ये सूट जो है ना, वो सूट क्या होता है, पहनने वाला, जो हम पहनते हैं, ठीक है ना, वो सूट अलग। जब उन्होंने रूम्स के स्वीट के अंदर एंटर किया तो इसमें स्वीट की जगह क्या आएगा, SWITE, सॉरी SW बोल रहा हूं, SU, सॉरी फॉर द मिस्टेक, SUIT। स्वीट ऑफ रूम्स के अंदर एंटर किया किसने, पुलिस ने। दे सॉ अ, उन्होंने क्या देखा, दे सॉ, AN यूज हो गया है, शूट यूज हो गया है, ऑफ फर्नीचर यूज हुआ है। अब ध्यान से मेरी बात को सुनो भाई, ध्यान से, इधर उधर भटकना नहीं है। फर्नीचर के ग्रुप को क्या कहा जाता है, अगेन फर्नीचर के ग्रुप को सूट नहीं कहा जाता, अगेन क्या कहा जाता है, स्वीटी कहा जाता है। तो स्वीट लिखेंगे यहाँ पे, सूट नहीं लिखेंगे, SUITE, स्वीट ऑफ फर्नीचर। पुलिस ने क्या देखा, दे सॉ, क्या देखा, अ स्वीट ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर का एक पूरा का पूरा झुंड वहां पे दिखाई दिया होगा, ठीक है, अलग अलग चीजें होंगी, सोफा होगा, बेड होगा, ठीक है, मेज होगा, टेबल होगी, कुर्सी होगी। तो उससे क्या कहा जाता है, उस पूरे सेट को स्वीट कहा जाता है। उन्होंने स्वीट देखा फर्नीचर का। अब कई लोग ये बोल रहे होंगे सर नहीं, ये कलेक्टिव नाउन का आपने यूज कर दिया, क्योंकि AN आर्टिकल आ गया है, इसमें कलेक्टिव नाउन स्वीट का यूज कर लिया है, इसमें ऑफ का यूज कर लिया, और इसके बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज कीजिए। आपने ये क्या कर दिया है, फर्नीचर, फर्नीचर को आपने S लिखना है, फर्नीचर्स करना है। क्या मैं फर्नीचर को फर्नीचर्स कर सकता हूं, क्या मैं फर्नीचर को यहाँ पे फर्नीचर्स ES कर सकता हूं इस वाले क्वेश्चन में? जितने भी सारे बच्चे अगर फर्नीचर को फर्नीचर्स कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएंगे, उस टाइम पे गलत हो जाएंगे। बड़ा क्वेश्चन दे दिया, सब कुछ सही करके दे दिया, उसने फर्नीचर को फर्नीचर्स लिख दिया, एरर वहीं पे आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि भाई मेरे फर्नीचर क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में ट्रीट किया जाता है। जैसे अनकाउंटेबल नाउन किस नाउन को कहते हैं, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, काउंट नहीं कर सकते इन द सेंस कि जैसे मैंने बोल दिया वाटर, वाटर को काउंट नहीं कर सकते आप। जैसे मैंने बोला राइस, शुगर, है ना, इन चीजों को हम काउंट नहीं कर सकते, मात्रा बहुत ज्यादा होती है ना, दानों की लिमिट पता नहीं है कितने हैं, अनगिनत है। काउंट करने के लिए बैठ जाओगे तो जिंदगी खप जाएगी। वैसे तो कर सकते हो काउंट, लेकिन क्या होता है, इनको कैटेगरी में जितने फूड आइटम्स हैं, ब्रेड हो गया, घी, मक्खन, दही, दूध, जो भी तुम्हें पसंद है, वो सारी सारी, तेल, ऑयल, ये सारे के सारे किसमें होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आते हैं। अनकाउंटेबल नाउन को हम काउंट नहीं कर पाते, है ना। अगर डिटेल में इसे पढ़े तो मैं थोड़ा सा एक बात चित्र तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूँ, क्यों मैं इसे अनकाउंटेबल नाउन बोल रहा हूँ। कभी आपने ये सुना है कि दुकानदार के पास आप लोग गए और आपने बोला सर मुझे एक पानी देना, या फिर दो पानी देना, या फिर तीन पानी देना, इस तरीके से सुना है कभी? नहीं बोला होगा ना। क्या बोलते हो, एक बोतल पानी दे देना, कभी नहीं बोलते हो कि एक पानी देना, दो पानी देना। अगर ये मार्कर की बात करूंगा ना, तो मार्कर क्या है, काउंटेबल नाउन है। तो आप दुकान में जाकर ये जरूर बोल सकते हो कि सर मुझे एक मार्कर दीजिए, दो मार्कर दीजिए, तीन मार्कर दीजिए। समझ में आ रही बात? तो ये मार्कर उस टाइम पे क्या हो जाएगा, काउंटेबल नाउन, क्योंकि हम इसे काउंट कर पा रहे हैं 1 2 3 4 की भाषा में। लेकिन फर्नीचर को मैं क्या ट्रीट करता हूँ, फर्नीचर को मैं अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में ट्रीट करता हूँ। शुगर, राइस, ऑयल, ठीक है, इन सब को अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में ट्रीट कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि काउंट नहीं किए जा सकते। अब फर्नीचर को देख करके कई लोग बोलते हैं सर फर्नीचर तो देखो, जैसे इस क्लास में बहुत सारे टेबल है, फर्नीचर ही तो है, तो मैं इनको काउंट कर सकता हूँ। भाई साहब आपने क्या बोल दिया, फर्नीचर के अंदर आपने टेबल का जिक्र कर दिया। टेबल तो क्या हो जाएगा, टेबल क्या हो जाएगा अपने आप में, काउंटेबल नाउन हो जाएगा। टेबल का आप टेबल्स कर सकते हो, एक टेबल, दो टेबल, तीन टेबल। फर्नीचर का नहीं कर सकते। फर्नीचर का इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि फर्नीचर में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, टेबल भी आ जाएगा, चेयर भी आ जाएगी, कुर्सी भी आ जाएगा, अलमीरा भी आ जाएगा, है ना। तो किसी के घर में कुछ ज्यादा होगा, किसी के घर में कुछ कम होगा, आप काउंट नहीं कर सकते उसको, ठीक है। तो फर्नीचर को किस कैटेगरी में ले जाना है, अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में, इसलिए इसके पीछे एस नहीं लेगा। इसलिए यहां तक तो सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट होगी, ठीक है। फर्नीचर में कोई भी गलती नहीं है। नेक्स्ट, नेक्स्ट, और क्या देखा उसने, उसने देखा अ हीप ऑफ स्टिक्स। ओहो, स्टिक्स छोटी छोटी लकड़ियां या डंडियां, उनका हीप नहीं होता, ढेर नहीं होता, क्या होता है उनका, बंडल होता है। क्या होता है, बंडल, BUNDLE, बंडल, बंडल ऑफ स्टिक्स बोला जाता है, ठीक है। हीप का यूज नहीं करेंगे, बिल्कुल सही है, कलेक्टिव नाउन।
एंड अ शीप ऑफ फ्लावर्स। अगर पुरानी क्लास वाले बच्चे पिछली क्लास में जो अटेंटिव थे तो मुझे बताइए फ्लावर्स के ग्रुप को हम क्या कहते हैं कलेक्टिवली। कलेक्टिव नाउन क्या है फॉर, क्या उसे मैं शीप बोलता हूँ। और अगर आप शीप बोल रहे हो ना, अगर आप शीप बोल रहे हो तो शीप का मुझे बताओ। और यहाँ पे अगर आप हीप बोल रहे हो तो हीप किस किस के ग्रुप को कलेक्टिवली बोला जाता है ये भी बताइए। देखिए अगर मैं शीप का यूज करूंगा तो शीप के किसके लिए बोला था मैंने, ग्रेन्स के लिए बोला था। अ ग्रेन्स ऑफ शीप, सॉरी अ शीप ऑफ ग्रेन्स, इस तरीके से बोला जाता है। लेकिन यहाँ पे तो फ्लावर्स है, और फ्लावर्स का क्या होता है, ये तो अगर गुच्छे के सेंस में दोगे तो वो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बंच ऑफ फ्लावर्स। बंच ऑफ फ्लावर्स कब होगा, जब आपने ये डंडियां फ्लावर्स किस तरह की पकड़ी हुई हैं, इनमें छोटे छोटे फ्लावर्स लगे हुए हैं तो आपने इनको दे दिया बंच ऑफ फ्लावर्स। या फिर एक आपने देखा होगा इस तरीके से पूरा फ्लावर्स का क्या बना होता है, क्या बना होता है रे, फ्लावर्स का बहुत अच्छा सजा के क्या बना होता है, बुके, सॉफ्टी नहीं है, बुके है, बुके। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, BOUQUET, अ बुके ऑफ फ्लावर्स या फिर अ बंच ऑफ फ्लावर्स भी देख सकते हैं वो लोग। ठीक है, सीव्स होता है ग्रेन्स के लिए, फ्लावर्स के लिए मैंने बता दिया बंच या फिर बुके की वजह से कोई एक आएगा तो यहाँ पे सीव का यूज नहीं होगा। समझ में आ गई बात, क्लियर है। अच्छा दूसरा क्वेश्चन मेरा ये था कि हीप जो है, हीप मतलब होता है ढेर। कहीं पे भी अगर ढेर का सेंस जा रहा है ना, ढेर, कि भाई वहां पे सैंड का ढेर है। मैं गोवा गया घूमने के लिए, समुद्र किनारे मुझे क्या दिखा, सैंड का एक ढेर दिखा। मैं उत्तराखंड में गया, अलकनंदा नदी के किनारे टहल रहा था, घूम रहा था, तो मैंने वहां पे क्या देखा, रेत का एक ढेर देखा। तो मैं वहां पे क्या यूज कर सकता हूँ, हीप का यूज कर सकता हूँ। हीप ऑफ सैंड का यूज किया जा सकता है, हीप ऑफ सैंड का यूज किया जा सकता है। क्लियर है, समझ में आ रही बात। तो इस तरीके से हीप का यूज करते हैं इस तरीके। ये जो कलेक्टिव नाउन है ना, ऐसा नहीं है कि रटना है, हमें हमें समझना है कि अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस अलग अलग जगह अलग अलग चीजें यूज हो सकती हैं। जैसे फ्लावर्स के केस में बता रहा हूँ बंच और बुके, अगर वो बिल्कुल सजा धजा करके बुके के फॉर्म में दे रहे हैं तब तो आप बुके ऑफ फ्लावर्स बोलोगे। लेकिन अगर वो ऐसे ही दे रहा है रैंडमली तोड़ के कहीं से इस तरीके से एक हाथ में, तो उस समय क्या बोलेंगे, बंच बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बंच। ठीक है, तो रटना नहीं है चीजों को, अलग अलग तरीके से सॉल्व करना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्यूटर मास है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ है, जल्दी लाइए। चलिए ये बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 5, अ होर्ड ऑफ सैवेजेस, अ होर्ड ऑफ सैवेजेस लूटेड, लूटेड मतलब क्या होता है, लूटना। ठीक है ना, लूट मचा दी उन्होंने। सैवेज, आपको पता होना चाहिए सैवेज मतलब क्या होता है। सैवेज, सैवेज मतलब वो लोग होते हैं जो अनसिविलाइज्ड टाइप के लोग होते हैं, असभ्य तरीके के लोग होते हैं। ठीक है, अनसिविलाइज्ड, जो नॉन सोफिस्टिकेटेड होते हैं या फिर अनसोफिस्टिकेटेड। ठीक है, जिनके पास तौर तरीका नहीं होता किसी भी काम को करने का, उन्हें बोलते हैं सैवेज पीपल, सैवेज पर्सन्स। और उन पर्सन्स का जो ग्रुप कलेक्टिवली कहा जाता है उसे होर्ड नहीं कहा जाता। क्या कहा जाता है, HOARD। ठीक है, लूटेड अ होर्ड ऑफ गोल्ड। अब यहाँ पे गोल्ड जितने भी ज्वेलरीज वगैरह होती हैं उनको क्या कहा जाता है, होर्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, होर्ड कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इस होर्ड की जगह ये आ जाएगा, इस होर्ड की जगह ये आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखो। ये क्या बोल रहा है, द ब्राइड, ध्यान से देखो जरा, द ब्राइड पुट ऑन अ बुके, ब्राइड ने पुट ऑन किया, रखा, बुके ऑफ फ्लावर्स अराउंड द नेक ऑफ द ग्रूम। वाह वाह वाह, क्या बात है, अराउंड द नेक ऑफ द ग्रूम। अब कई लोग बोलेंगे सर फ्लावर्स है, फ्लावर्स के बाद ऑफ लगाए, इससे पहले ऑफ लगाया उसके बाद बुके ए। ठीक है, ए एन आर्टिकल यूज हो गया, ए एन द आर्टिकल में से किसी एक आर्टिकल का यूज कर सकते हैं, उसके बाद कलेक्टिव नाउन का यूज करते हैं, बुके ही होता है फ्लावर्स के लिए। सर इसमें क्या जाएगा, नो एरर, आंसर क्या जाएगा, नो एरर। कई लोग इस तरीके से बोलेंगे, लेकिन क्वेश्चंस के हमें सेंस को समझना है। क्या बोल रहा है, द ब्राइड पुट ऑन अ बुके ऑफ फ्लावर्स अराउंड द नेक ऑफ द ग्रूम। ग्रूम मतलब क्या होता है रे, ग्रूम मतलब होता है जिसकी शादी होने वाली होती है। ठीक है, आदमी को, दूल्हा। अब ये आप हो दूल्हा, ठीक है, शादी हो गई, ये आपकी गर्दन,
नेक। ब्राइड ने क्या किया, ब्राइड ने पुट ऑन किया, रखा क्या, फ्लावर्स का बुके अराउंड द नेक ऑफ द ग्रूम। अराउंड द नेक ऑफ द ग्रूम क्या रखा जाता है, वरमाला रखी जाती है रे, ठीक है, वरमाला रखी जाती है, न कि बुके। बुके को अराउंड, बुके तो गला घोटने वाली बात हो जाएगी। बुके से उसने बिल्कुल नेक के चारों तरफ आपको गला घोट के मार दिया। किसने, ब्राइड ने, ग्रूम की ब्राइड ने। ऐसा तो होगा नहीं। तो माला के सेंस में हम बुके का यूज नहीं करेंगे, हम किसका यूज करेंगे, हम करेंगे गारलैंड का यूज। किसका, गारलैंड। ठीक है, तो राइट आंसर इज गारलैंड। द ब्राइड पुट ऑन अ गारलैंड ऑफ फ्लावर्स अराउंड द नेक ऑफ द ग्रूम। समझ में आ रही बात। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन को करने की, करके देखिए जरा सा, थोड़ा सा दिमाग लगाइए इसमें क्या होगा इसमें। वी हैव विटनेस्ड, वी हैव विटनेस्ड a caravan of pilgrims called Naga Sadhu in Mahakumbh, which are known for their piousness. We have witnessed, हमने witness किया, किसको, a caravan of pilgrims, pilgrims के ग्रुप को क्या कहा जाता है, कॉन्ग्रीगेशन। पिलग्रिम्स के ग्रुप को कैरवन भी कहा जाता है, जत्था भी कहा जाएगा, या फिर कॉन्ग्रीगेशन, एक वर्ड याद रखना इसमें, कॉन्ग्रीगेशन, इसको कहा जाता है कॉन्ग्रीगेशन। ठीक है, विटनेस अ कैरवन ऑफ पिलग्रिम्स या फिर कॉन्ग्रीगेशन ऑफ पिलग्रिम्स कॉल्ड नागा साधु, जिनको नागा साधु कहा जाता है, इन महाकुंभ, इन महाकुंभ। ठीक है, अब अगर आप आगे जाओगे ना, ये बोल रहा है विच, तो विच यहां पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, क्या ये विच क्वेश्चन मार्क वर्ड होगा, WH वर्ड है, या फिर ये कंजक्शन है, या फिर ये, मुझे बताओ क्या है, प्रीपोजिशन है, या फिर ये रिलेटिव प्रोनाउन है, चारों में से क्या है ये। कई लोग बोल रहे होंगे सर ये WH वर्ड है, अगर ये WH वर्ड होगा तो विच आर नोन फॉर देयर पायसनेस, विच का मतलब क्या जाएगा, कौन, कौन होगा, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आना चाहिए, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क तो है नहीं, फुल स्टॉप है, इसका मतलब ये WH वर्ड नहीं है। कई लोग बोल रहे हैं सर ये कंजक्शन कंजक्शन है। कंजक्शन क्या काम करता है, दो क्लॉजेस को जोड़ने का काम करता है, हो सकता है क्योंकि ये क्लॉज ऊपर वाला, एक क्लॉज इसके बाद वाला, इनको जोड़ने का काम कर रहा होगा विच। लेकिन मैंने बोला कंजक्शन अपने पीछे क्या लेता है, हमेशा सब्जेक्ट लेता है, लेकिन इसने तो क्या ले दी है, विच आर नोन, यानी कि इसने हेल्पिंग वर्ब ले दी अपने पीछे, इसका मतलब ये कंजक्शन भी नहीं हो सकता, प्रीपोजिशन तो ऐसे भी नहीं हो सकता, बचा क्या, रिलेटिव प्रोनाउन। तो रिलेटिव प्रोनाउन इज गोइंग टू बी योर आंसर। विच का जो पार्ट ऑफ स्पीच होगा ना इस केस में, वो होगा रिलेटिव प्रोनाउन। और रिलेटिव प्रोनाउन का काम क्या होता है, रिलेटिव प्रोनाउन का काम ये होता है, ये अपने से पहले एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट बोलने का मतलब ये होता है कि अपने से पहले यूज हुए वर्ड को सब्जेक्ट की तरह ट्रीट करता है। अब इससे जस्ट पहले कौन सा वर्ड यूज हुआ है, इन महाकुंभ, महाकुंभ यूज हुआ है, तो अब सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन बन जाएगा, महाकुंभ बन जाएगा। महाकुंभ एक होता है या एक से ज्यादा, एक होता है, तो यहां पे आर की जगह क्या यूज करेंगे, इज। तो महाकुंभ इज नोन फॉर, विच इज नोन फॉर, देयर भी नहीं होगा, क्यों, क्यों देयर क्यों नहीं होगा, क्योंकि महाकुंभ के बारे में अब बात हो रही है, तो देयर नहीं होगा, तो अब क्या आ जाएगा आंसर, इट्स। महाकुंभ के लिए हम इट्स का यूज करेंगे, इट्स पायसनेस। जो पायसनेस, अपनी पायसनेस के लिए जाना जाता है। पायसनेस मतलब क्या होगा, ये बताओ। पायसनेस मतलब होता है होलीनेस, या फिर पायस मतलब PIOUS, पायस अगर कोई चीज है वो है पवित्र, क्या है, होली। पायस अगर कोई चीज है तो वो है होली। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या चला जाएगा, वी हैव विटनेस, हमने विटनेस किया, अ कैरवन या फिर कांग्रीगेशन ऑफ पिलग्रिम्स, बिल्कुल प्रोनाउन, प्लूरल अकाउंट नाउन का यूज हो रखा है, कॉल्ड नागा साधु इन महाकुंभ, व्हिच इज नोन फॉर इट्स पायसनेस, इज गोइंग टू द राइट आंसर। क्लियर है, हर एक चीज को नोट डाउन भी कर सकते हो, पॉज करके अपने नोट्स भी बना सकते हो। ठीक है जी, तो सारी की सारी चीजें आप, आई होप यू आर एंजॉइंग द सेशन, आपको बहुत सारी चीजें इस तरीके से देखने को मिल रही होंगी। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जरा ध्यान से पढ़ना, इसमें क्या लिखा है। इसमें लिखा हुआ है कि इंडियन नेवी, भारतीय जो नौसेना है,
तो जब मैं इंडियन नेवी के बारे में बात करूंगा ना, तो जितने भी सारे हमारे इंडियन नेवी सशस्त्र सीमा बल, इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी, तो उनसे पहले आर्टिकल द यूज होता है। द आर्मी, द नेवी, द एयरफोर्स, द इंडियन एयरफोर्स, है ना। तो इससे पहले मैं द आर्टिकल यूज करूंगा। द इंडियन नेवी स्मेल्ड स्मेल्ड अ रैट, ये ध्यान दो जरा। स्मेल्ड अ रैट यहाँ पे क्या है, एक इडियम है। अब आपको पता होना चाहिए कि इडियम्स हम किन्हें कहते हैं, किन्हें कहते हैं इडियम्स। इडियम्स हम मुहावरों को कहते हैं। मुहावरे मतलब ये अपने अंदर छिपे हुए मीनिंग को अपने पास रखते हैं। इसका मतलब ये हो ना, स्मेल्ड रैट, ऐसा थोड़ा ना कि इंडियन नेवी ने रैट को स्मेल किया होगा, कभी ऐसा हो सकता है ना। इंडियन नेवी ने स्मेल्ड रैट मतलब होता है दाल में कुछ काला है। स्मेल्ड रैट मतलब दाल में कुछ काला है। उनको दाल में कुछ काला लगा, किसको, इंडियन नेवी को, इन द अरेबिक ओशियन। कहां लगा, अरेबिक ओशियन के अंदर। दैट क्या लगा, अरब सागर में इंडियन नेवी को कुछ दाल में कुछ काला लगा। दैट अ फ्लीट ऑफ बोट्स, अगेन अगर मैं बोल दूं, अभी अभी जस्ट मैंने पढ़ा है क्लास को, अगर ध्यान से देखा होगा तो इसमें बोट्स के ग्रुप को क्या कहा जाता है कलेक्टिवली, फ्लीट नहीं कहा जाता है। बोट्स के ग्रुप को फ्लोटिला कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्लोटिला। ठीक है, जनरली अगर और प्रिसाइज लैंग्वेज में जाएंगे तो फ्लोटिला बोलेंगे, वरना फ्लीट का यूज भी किया जा सकता है अगर लार्ज क्वांटिटी होगी तो। दैट आ फ्लोटिला, फ्लीट नहीं होगा, फ्लोटिला होगा, या फ्लोटिला ऑफ बोट्स कंटेनिंग obnoxious, what is the meaning of obnoxious, यहाँ पे obnoxious का यूज कर दिया। obnoxious मतलब क्या होता है, harmful, जो बहुत ही डेंजरस होता है। obnoxious जो बहुत ही डेंजरस होता है। noxious, obnoxious, ये सारे के सारे रिप्रेजेंट करते हैं हार्मफुलनेस को। obnoxious या फिर harmful elements in it। अब फ्लीट ऑफ बोट्स के अंदर उन्होंने क्या देखा कि obnoxious एलिमेंट रखे हुए हैं, वर क्रॉसिंग मैरीटाइम फ्रंटियर्स। ओ हो, देखो जरा, देखो भाई देखो, इंडियन नेवी स्मेल्ड रैट इन द अरेबिक ओशन। दैट दैट के बाद अगर नजर मारोगे, अ फ्लोटिला ऑफ बोट्स कंटेनिंग obnoxious एलिमेंट्स इन इट वज या फिर वर, ये इसने यूज किया है, वर क्रॉसिंग मैरीटाइम फ्रंटियर्स। अब आपने देखना है ना, आप ये मत देखना कि एलिमेंट्स यूज हो गया है सर तो वर का यूज कर दें हम, बिल्कुल सही हो जाएगा ना। इसमें क्या यूज करना है, वर की जगह कई लोग बोलेंगे वज, लेकिन कारण क्या है, कारण भी तो पता होना चाहिए। दैट के बाद हमारा सेंटेंस बिल्कुल चेंज हो चुका है, हमारा क्लॉज 2 में पहुंच चुके हैं। दैट यहाँ पे कंजक्शन का काम कर रहा है, और हमारा सब्जेक्ट क्या बन चुका है, अ फ्लीट ऑफ बोट्स। ठीक है, कंटेनिंग obnoxious एलिमेंट्स इन इट। वो जो फ्लीट ऑफ बोट्स था ना, वो क्रॉस कर रहा था, किसको क्रॉस कर रहा था, मैरीटाइम फ्रंटियर्स को, हमारी समुद्री जो बॉर्डर होती हैं उनको क्रॉस कर रहा था। तो यहां पे कौन क्रॉस कर रहा था, अ फ्लीट या फिर अ फ्लोटिला ऑफ बोट्स क्रॉस कर रहा था। तो अ फ्लोटिला ऑफ बोट्स कलेक्टिव नाउन हो गया। कलेक्टिव नाउन को कैसे ट्रीट करते हैं, सिंगुलर ट्रीट करते हैं। तो यहाँ पे वर का यूज नहीं होगा, किसका यूज होगा, वर्स का यूज होगा। क्लियर है बात, ये देख रहे हो कितना घुमा दिया उसने क्वेश्चन को। ये तभी आएगा मेरे प्यारे बच्चों, जब देखो इस तरह के क्वेश्चन को डिजाइन करने के लिए कम से कम दिमाग के परखच्चे उड़ाने पड़ते हैं। ठीक है, बहुत मेहनत लगती है, और जब मेहनत लगती है और आप लोगों की समझ में काफ़ी सारी चीज़ें एक ही क्वेश्चन के अंदर डिस्कस हो जाती हैं, तो इसमें आप लोगों का फ़ायदा होता है। ठीक है ना। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को समझने के लिए, आपके दिमाग को खोलने के लिए इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो क्या बोला मैंने, वर की जगह वर्स का यूज होगा, क्रॉसिंग मैरीटाइम फ्रंटियर्स। कौन क्रॉस कर रहा था, अ फ्लोटिला ऑफ बोट्स, इसलिए इसे सिंगुलर ट्रीट किया। आफ्टर लुकिंग इनटू द मैटर, ओ हो, इधर इधर देख रहे किसका यूज कर दिया इसने, लुकिंग इनटू। अब यहां पे देख, लुकिंग इनटू किससे बना होगा, लुक इनटू से बना होगा। लुक इनटू से बना होगा, इसका मतलब अगेन यहां पे क्या आ गई, लुक मतलब होता है वर्ब, इनटू मतलब होता है प्रीपोजिशन। क्या लुक इनटू मतलब होता है, लुक मतलब होता है देखना, वर्ब, इनटू मतलब होता है अंदर। क्या लुक इनटू मतलब अंदर देखना होता है, नहीं। लुक इनटू मतलब क्या होगा, टू इन्वेस्टिगेट। क्या होगा, इन्वेस्टिगेट। फ्रेजल वर्ब बन चुकी है, क्योंकि वर्ब के पीछे अगर मैं
कोई भी प्रीपोजिशन ऐड कर देता हूं तो वो फ्रेजल वर्ब बन जाती है, और फ्रेजल वर्ब अब उस वर्ब का जो एग्जिस्टिंग मीनिंग होता है उसको पूरा का पूरा टोटली चेंज कर देता है। तो आफ्टर लुकिंग इनटू यानी कि आफ्टर इन्वेस्टिगेटिंग बोलना चाह रहा है, आफ्टर इन्वेस्टिगेटिंग द मैटर, मैटर को इन्वेस्टिगेट करने के बाद, ऑल द फ्लीट ऑफ बोट मैन, क्या बात, ऑल द फ्लीट ऑफ बोटमैन। पहली बात, यहां पे इसने फ्लीट कलेक्टिव नाउन का यूज किया है, बोट मैन यानी कि सिंगुलर का यूज किया है, जबकि ये प्लूरल होना चाहिए। तो सबसे पहले यहां पे क्या होगा, बोट मैन होगा, क्या होगा, बोट मैन। ठीक है, इससे प्लूरल काउंटेबल नाउन बनाएंगे। कलेक्टिव नाउन का रिप्रेजेंटेशन इसी तरीके से होता है, इससे पहले ऑफ लगता है, ऑफ लगा है जी, उससे पहले कलेक्टिव नाउन का यूज होता है। तो बोट मैन के ग्रुप को क्या कहा जाता है, फ्लीट नहीं कहा जाता, फ्लीट तो शिप के ग्रुप को कहते हैं, इसको बोलते हैं क्रू। क्या बोलते हैं, क्रू। बोटमैन के ग्रुप को कहा जाता है क्रू। तो क्या बोलेंगे, ऑल द क्रू ऑफ बोटमैन वर, अगेन क्या ये वर होगा, नहीं, सब्जेक्ट तो ये बन चुका है क्रू। क्रू क्या होगा, कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन को क्या लेंगे, सिंगुलर, तो इसमें क्या जाएगा, वॉज सेंड, ओ हो, दोबारा से आ जाओ। जब ये कलेक्टिव नाउन, मैंने बोला फ्लीट की जगह आप किसका यूज करोगे, अब फ्लीट की जगह किसका यूज करोगे, फ्लीट की जगह क्रू का यूज करोगे। अब क्रू किसके लिए कलेक्टिव नाउन का यूज करता है, MEN, प्लूरल नाउन के लिए, मैन के लिए। अब ये जो सब्जेक्ट बन चुका है अ क्रू ऑफ बोटमैन, तो ये क्या सिंगुलर ट्रीट नहीं होगा, क्योंकि ये कलेक्टिव नाउन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे वर होगा या फिर वज, यहाँ पे सर वज होगा। इतनी बात क्लियर थी। लेकिन इसके बाद इसने क्या कर दिया, सेंड। सेंड क्या होता है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर वॉज और वर के बाद कभी भी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है क्या, या तो आएगा आईएनजी फॉर्म या तो आएगा थर्ड फॉर्म। अगर आईएनजी फॉर्म हो आएगा तो इसका मतलब वो क्या है, एक्टिव वॉइस में। लेकिन उनको भेजा गया बिहाइंड द बार्स, कहां भेजा गया, बिहाइंड द बार्स। तो बिहाइंड द बार्स किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा भेजा जाएगा ना। जब किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा भेजा जाएगा तो ये किसका काम कर रहा होगा, वर यहाँ पे पैसिव वॉइस का काम कर रहा होगा। ठीक है, जब पैसिव वॉइस का काम कर रहा हो तो हम सेंड का यूज ना करके किसका यूज करेंगे, सेंट का यूज करेंगे, SENT। क्लियर है, तो ये हो जाएगा सेंट बिहाइंड द बार्स फॉर द नेफेरियस एक्टिविटी। नेफेरियस एक्टिविटी, नेफेरियस को अंडरलाइन करो रे, नेफेरियस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेफेरियस। जब उन्हें जेल के अंदर भेजा जाएगा तो वो क्या, कैसी एक्टिविटी कर रहे होंगे, हाथ जोड़ने वाली, भगवान जी वाली एक्टिविटी कर रहे होंगे। कौन सी एक्टिविटी कर रहे होंगे, अनलॉफुल एक्टिविटी। इसका मतलब क्या होता है, अनलॉफुल, इसका मतलब होता है अनलॉफुल एक्टिविटी। ठीक है, नफेरियस एक्टिविटी मतलब अनलॉफुल एक्टिविटी। समझ में आया जी, इतना क्लियर है। तो क्या हो जाएगा आंसर, देखो कितनी सारी गलतियां पकड़ ली थी हमने। स्टार्टिंग से लेंगे, इंडियन नेवी, द इंडियन नेवी स्मेल्ड रैट इन द अरेबिक ओशन, इन द अरेबिक ओशन, जितने भी ओशन है उनसे पहले द आर्टिकल का यूज होता है, बिल्कुल सही है। इन द अरेबिक ओशन दैट अ डैश ऑफ बोट्स है, बोट्स के लिए क्या बोलता है, फ्लोटिला, फ्लोटिला ऑफ बोट्स कंटेनिंग ऑब्नॉक्शियस मतलब हार्मफुल एलिमेंट्स इन इट, क्या आ जाएगा, ये वज आ जाएगा, वज क्रॉसिंग मैरीटाइम फ्रंटियर्स, फुल स्टॉप। आफ्टर लुकिंग इनटू द मैटर, ऑल द crew of boatmen was sent behind the bars for the nefarious activity is going to be the your answer। समझ में आई बात, कुछ पल्ले पड़ रहा है। तो ये क्वेश्चंस है, इस तरह के क्वेश्चंस अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो आपका काफी सारा जो नॉलेज है वो इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, व्हेन सी रीच्ड इन द पार्टी हॉल, या फिर एट पार्टी इन द पार्टी हॉल, चलो ठीक है हॉल लगा दिया तो इन द पार्टी हॉल। व्हेन सी रीच्ड इन द पार्टी हॉल अ ट्रूप ऑफ सिंगर्स वेलकम्ड हर इन अ वे दैट सी इमीडिएटली फेल्ट नॉस्टैल्जिया। ठीक है जी, वेरी गुड। जब वो पहुंची, कहां पहुंची, पार्टी हॉल के अंदर पहुंची। अ ट्रूप ऑफ सिंगर्स, अरे मुझे बताओ कि सिंगर्स के ग्रुप को मैं क्या कहता हूं, क्या मैं ट्रूप कहता हूं, TROUPE, ट्रूप तो मैं डांसर्स के ग्रुप को कहता हूं मेरे भाई। तो डांसर्स के ग्रुप को ट्रूप कहा जाता है, ट्रूप नहीं होगा। सिंगर्स के ग्रुप को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, पढ़ाया था पिछली क्लास में, क्वायर कहा जाता है, कलेक्टिव नाउन। तो क्या बोलेंगे, अ क्वायर ऑफ सिंगर्स वेलकम्ड हर, उनने अक्वायर ऑफ सिंगर्स ने उसको क्या किया, वेलकम किया। जब वो पार्टी हॉल के अंदर पहुंची, वेलकम किया हर इन अ वे दैट, किस वे में, दैट सी इमीडिएटली फेल्ट, उसे कैसा महसूस हुआ,
इस वे में उन्होंने उसका स्वागत, अतिथि सत्कार किया कि उसको महसूस हुआ नोस्टैल्जिया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नोस्टैल्जिया? कि अपनी ओल्ड बिलोंगिंग के साथ, ओल्ड लॉन्गिंग जो होती हैं हमारी, जिनको हम पकड़ के रखे रहते हैं कि हमारे साथ कुछ अच्छी चीज़ें, अच्छी यादें होती हैं, कुछ बुरी यादें होती हैं जो हमें थोड़ा सा क्या कर देती हैं, उदास टाइप का फील करवा देती हैं। तो ऐसी फीलिंग जो होती है दैट इज कॉल्ड नोस्टैल्जिया, पास्ट लॉन्गिंग्स, ठीक है, जिन्हें हम छोड़ नहीं पाते, तो उन्हें बोलता है नोस्टैल्जिया। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ट्रूप की जगह कोयर, कलेक्टिव नाउन को यूज करेंगे। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना जरा। सी वॉज इंडल्ज, वो इंडल्ज थी इन अ ब्रॉल। ब्रॉल मतलब देखो, ब्रॉल मतलब होता है एक छोटी सी फाइट, ठीक है, जो गुत्थम गुत्था हो जाती है। सी वॉज इंडल्ज इन अ ब्रॉल, स्मॉल फाइट दैट लीड्स ऑल हर हेयर्स मेस्ड कंप्लीटली। जिसने क्या कर दिया, उसके सारे बालों को क्या कर दिया, मैश कर दिया। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट जो है वो कलेक्टिव नाउन का नहीं है। वो कॉन्सेप्ट क्या है, यहाँ पे एक गलती हो गई। गलती क्या है, यहाँ पे हेयर्स नहीं होगा, हेयर होगा। ये बात ध्यान में रखना कि हेयर हमारा अगेन क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, तो अनकाउंटेबल नाउन जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते, जब काउंट ही नहीं कर सकते, क्या इनका प्लूरल बना सकते हैं? नहीं बना सकते। जब प्लूरल नहीं बना सकते हैं तो हेयर का हेयर्स यूज नहीं होगा। यहाँ पे हेयर इज गोइंग टू द राइट आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, श्यामा इज वन ऑफ दोज पोइट्स हु हैज वॉन acclaim फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। श्यामा है कौन? वन ऑफ दोज पोइट्स, वन ऑफ दोज पोइट्स who has won acclaim from all over the world। acclaim, what is the meaning of acclaim? acclaim मतलब होता है praise। acclaim मतलब क्या होता है? praise। acclaim मतलब praise करना होता है। श्यामा है वन ऑफ दोज पोइट्स, उन पोइट्स में से जो, यानी कि हु रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है। अगेन, अगर ये रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है तो ये पोइट्स को डिफाइन कर रहा होगा एज अ सब्जेक्ट। जब ये पोइट्स को डिफाइन कर रहा होगा एज अ सब्जेक्ट, तो पोइट्स एक होंगे या एक से ज्यादा? एक से ज्यादा होंगे। तो एक से ज्यादा के लिए मैं हैज का यूज करूंगा या हैव का यूज करूंगा? हैव का यूज करूंगा। तो आंसर क्या चला जाएगा? श्यामा इज वन ऑफ दोज पोइट्स हु हैव won acclaim from all over the world is going to be the right answer। ठीक है, नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज पिटी दैट इन इंडिया पेन्यूरी। एक वर्ड आपको ये दिखा, पिटी। ये बहुत ही दयनीय कंडीशन है। इस पिटी का मतलब होता है दयनीय कंडीशन। ठीक है, वल्नरेबल कंडीशन। कौन सी कंडीशन? वल्नरेबल, वल्नरेबल कंडीशन। ठीक है, थोड़ा सा स्पेलिंग्स। वल्नरेबल कंडीशन उसे बोलते हैं दयनीय कंडीशन। क्या है ये दयनीय कंडीशन? पिटी क्या है? दैट इन इंडिया, इंडिया में क्या है, पेन्यूरी इज राइजिंग। अच्छा, पेन्यूरी राइज कर रही है, उग रही है? नो। पेन्यूरी क्या है, गरीबी क्या है, राइज नहीं कर रही, क्या कर रही है, रेजिंग। पेन्यूरी बढ़ रही है, हाइक में जा रही है। पेन्यूरी गरीबी, पेन्यूरी मतलब होता है गरीबी, पोवर्टी, गरीबी या फिर पोवर्टी। ठीक है, पेन्यूरी इज राइजिंग नहीं होगा, रेजिंग या फिर राइजिंग, दोनों चीजें भी यूज कर सकते हैं। सो मच दैट इवन 5 years ओल्ड चिल्ड्रन, इवन 5 years ओल्ड चिल्ड्रन, जो 5 साल के जो बच्चे हैं, चिल्ड्रन मतलब एक से ज्यादा बच्चे हैं, इज फोर्स्ड। अगर इसने चिल्ड्रन का यूज किया ना, 5 years ओल्ड जो चिल्ड्रन है, तो चिल्ड्रन क्या हो जाएंगे, सिंगुलर है प्लूरल? प्लूरल। तो इज फोर्स आएगा या फिर आर फोर्स आएगा? तो आंसर क्या जाएगा, आर फोर्स टू वर्क इन अ हैजार्डस प्लेसेस। देखिए, बहुत ही पिटी बात है, इन इंडिया पेन्यूरी इज राइजिंग या फिर रेजिंग सो मच, सो मच कर रही है दैट इवन, इतना कर गई गरीबी कि जो 5 साल के जो बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे, आर फोर्स, उनको फोर्स किया जा रहा है टू वर्क इन अ हैजार्डस प्लेस। हैजार्डस मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हैजार्डस? हैजार्डस अगेन ऑब्नॉक्शियस या फिर हार्मफुल, जो कि डेंजरस होते हैं। ठीक है, डेंजरस भी बोल सकते हो। तो आई होप यू हैव एंजॉयड द सेशन। आपको
अगर इसी तरीके से लॉन्ग वीडियोस इन डिटेल किसी कॉन्सेप्ट को समझाना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। कमांडेंट अकेडमी इज़ very dedicated to give the quality education to all over India and all over the world for you guys. Thank you very much for listening me carefully, listening to me carefully. Thank you.